Hello guys, I am Kajal, your science educator. Today we will be discuss about class 8 science chapter 1, that is crop production and management. So let's get started. Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. पहेली और बोजो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, समर वेकेशंस मनाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो उनके अंकल होते हैं ना, वो फार्मर होते हैं, उनके अंकल किसान होते हैं। तो एक दिन वो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे टूल्स पड़े होते हैं। टूल्स क्या होते हैं? जिनसे हम खेती बाड़ी करते हैं ना, जिन औजारों से हम खेती बाड़ी करते हैं ना, उनको बोलते हैं टूल्स। कौन कौन से टूल्स देखे उन्होंने देखा खुरपी, सिक्कल, सिक्कल होती है दराटी, शॉवेल, शॉवेल होता है बेलचा, और प्लग, प्लग क्या होता है? प्लग होता है हल। उन्होंने ये सारे टूल्स देखे उनके घर पे, ठीक है। आई वॉन्ट टू नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। अब बोजो ये जानना चाहता है कि इन टूल्स को कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animal including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं? वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे फूड के लिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें फूड चाहिए क्यों है, क्यों हमें फूड की ज़रूरत होती है, हम फूड क्यों खाते हैं? You already know that the energy from food is utilized by organism for carry out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. कहते हैं कि जो फूड में जो एनर्जी होती है ना, वो ऑर्गेनिज़म यूटिलाइज़ कर लेता है, मतलब वो एनर्जी ऑर्गेनिज़म फूड के थ्रू ले लेता है, ठीक है। जो उस फूड में एनर्जी होती है ना, वो ऑर्गेनिज़म अपने अंदर ले लेता है, और वो एनर्जी उसको किस में हेल्प करती है? उनको डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। और फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और दोनों से भी मिलता है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब बोजो कह रहा है कि हम सबको फूड की ज़रूरत होती है, तो हम इतना सारा फूड लार्ज नंबर, इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री में हम वो फूड्स कैसे उसको प्रोवाइड करते हैं, लोगों को हम उसको कैसे देते हैं, ठीक है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली बोलते हैं कि जो फूड होता है ना, वो बहुत लार्ज स्केल में बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब इतने सारे लोगों को खाना देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रेगुलर रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अब रेगुलर प्रोडक्शन क्या होती है? रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब कि हमें रेगुलरली उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रेगुलरली हमें उसको उगाना पड़ेगा। जैसे अनाज हो गया, उसको रेगुलरली उगाना पड़ेगा, फूड को रेगुलरली उसकी खेती बाड़ी करके उसको उगाना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसकी हार्वेस्टिंग करके, उसको कट करके, उसको प्रॉपर कहाँ पे रखना है, उसकी पूरी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और फिर उसको आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है प्रोसेस।
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals or for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. अब जो 10,000 साल पहले क्या होता था, जो पीपल्स होते थे ना वो नोमैडिक होते थे. मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे फूड के लिए. ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाते थे फॉर सर्च ऑफ फूड के लिए और शेल्टर के लिए. ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए जाते थे, रहने के लिए और फूड के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स. वो क्या करते थे, वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे. ठीक है, फल खाते थे, सब्जियां खाते थे. और वो क्या करते थे, वो हंटिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी एनिमल्स की फूड के लिए. ठीक है, और ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया. वहाँ पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और वीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. और अदर जो फूड क्रॉप्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मेज़ हो गया और अदर जो भी होते हैं वो सारे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस टाइम पे एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. ठीक है, when plants of the same kind are grown and cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grow in a field are that of wheat. कहता है कि जब एक ही जगह पे, जैसे एक ही जगह है, इस पे हम बहुत सारे प्लांट्स, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हम उगाएंगे. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हम एक जगह पे, मतलब एक ही फील्ड में उगाएंगे, तो क्या होगा, जब हम एक ही फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए, मतलब एक ही फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे सेम ही काइंड के, मतलब एक जैसे प्लांट ही. जैसे हम अगर वीट का प्लांट उगाएंगे, ठीक है, तो हम वीट ही लगाएंगे, मतलब पूरे फील्ड में वीट ही लगाएंगे. तो जब एक फील्ड में ना सेम क्रॉप उगाई जाती है ना, जब एक फील्ड में ना सेम प्लांट उगाया जाता है ना, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्रॉप कहते हैं. जैसे कि एक वीट का फील्ड हो गया, खेत देखो जहाँ पे हम कनक लगाते हैं. ठीक है, वीट होती है कनक का खेत हो गया, तो वहाँ पे हम कनक ही लगाते हैं ना, उसके अलावा हम वहाँ पे कुछ नहीं लगाते. यू ऑलरेडी नाउ दैट crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. They can be classified on the basis of the season in which they grow. अब आप ऑलरेडी जानते हो जो क्रॉप्स होती हैं ना वो बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे केरल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, अब केरल्स क्या होते हैं, केरल्स होते हैं अनाज, वेजिटेबल होती हैं सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं फल. ठीक है, और वो क्या हैं, वो है ना, ये इनके अपने अपने बेसिक सीज़न, इनके अपने अपने सीजन्स होते हैं ग्रो करने के लिए. ठीक है, वो हर मतलब कोई रेनी सीज़न में ग्रो करता है, कोई विंटर में करता है, कोई समर में करता है. इनके अपने अपने सीजन्स होते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अब इंडिया में क्या होता है कि जो मतलब जो क्लाइमेट है ना वो चेंज हो जाता है एक जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का टेम्परेचर क्लाइमेट होता है बिल्कुल चेंज होता है. उनका टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, तापमान चेंज होता है, ह्यूमिडिटी नमी कितनी होती है वो चेंज होती है, और उनकी वहाँ पे बारिश कितनी होती है, रेनफॉल, उसमें चेंज होता है. ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. सो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. ठीक है, कंट्री में. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रेड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. दीज आर, इन सब क्रॉपिंग्स के इन जो सब क्रॉपिंग्स है ना, इनमें से दो क्रॉप्स को ना आइडेंटिफाई किया हुआ. ठीक है, एक होगी खरीफ क्रॉप, एक होगी रबी क्रॉप. अब हमें इनके बारे में पढ़ना है. खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप विच आर साउंड इन अ रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जो रेनी सीजन्स में साउंड की जाती है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो रेनी सीजन में बोई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है खरीफ क्रॉप. ठीक है,
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब जो रेनी सीजन है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है, वो होता है जून टू सितंबर। इसका सेशन होता है जून टू सितंबर। और ये कौन कौन सी होती है, पैडी हो गई, राइस हो गई, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे उगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। अब बोलते हैं रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सेशन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में होती है ना, जो विंटर सीजन में ग्रोन की जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो होती है रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, इनका टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च होता है। और जो खरीफ का टाइम पीरियड होता है वो जून टू सितंबर होता है। ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएट करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, रबी क्रॉप्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड। ठीक है, ये सारी होती हैं रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स। बिसाइड दिस पल्सीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और क्या कह रहा है कि जो समर में, समर के टाइम पे ना बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे दाल हो गई, ठीक है, पल्सीज हो गया, दाल, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ भी बहुत सारा उगाया जाता है समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्राउंड इन दी विंटर सीजन। जो पैडी है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्राउंड की जाती। ठीक है, पैडी क्या होता है, जो राइस होते हैं ना, जैसे हम राइस उगाते हैं ना, तो उनके जो, उनको कहते हैं, ठीक है, ग्रेन्स हो गए उनके, उनको पैडी कहते हैं। तो अब कह रहा है कि वो विंटर में क्यों नहीं उगाए जाते। पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा चावल लगाते हुए, राइस लगाते हुए आपने देखा होगा कि जो उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो रेनी सीजन में ग्रोन किए जाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन कैसे होती है क्रॉप्स की, वो जो फार्मर्स होते हैं ना, जो उनके किसान होते हैं ना, वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे कल्टीवेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिवेशंस आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। और आपने देखा होगा कि ये एक्टिविटीज़ ना गार्डनर भी करते हैं, माली होते हैं ना जो, वो भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं। और इवन आप भी ये एक्टिविटी करते हो, जब आप घर पे पौधा वगैरह लगाते हो ना, अपने घर पे कोई भी प्लांट लगाते हो ना, तब आप ये भी एक्टिविटी आप भी करते हो। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस टास्क को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं और इनके ये नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन, साउंड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। अब क्या कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, कि सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर सोइंग होता है, उसमें सीड्स को सोइंग करना, सीड्स को उनमें डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, खाद वगैरह होती है ना जो फार्मर्स डालते हैं, वो डालना। इरिगेशन करना, उनको पानी वगैरह देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उनको वीड्स से बचाना। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो हमारे, जब हम फील्ड में ना, जैसे हम कनक लगाते हैं फील्ड में, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे पौधे और भी पैदा हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और वो क्या करते हैं, वो हमारे ना, हम जो प्लांट्स लगाते हैं ना, उनका न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको हटाते हैं, तो हमें उनको वीड्स से बचाते हैं। ठीक है, प्लांट को हार्वेस्टिंग करना, उनकी कटाई करना, ठीक है, और स्टोरेज करना, फिर उनको अच्छी सी जगह पे स्टोर कर देना। ये होते हैं प्रोसेस। ये हम सारे इस चैप्टर में बस यही प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो अब एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो हम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो खेत में ना हल वगैरह चलाते हैं। तो वो हल क्यों चलाते हैं, वो हल इसलिए चलाते हैं ताकि जो सॉइल होती है ना वो टर्न हो जाए, उलट हो जाए और उसका लूजर हो जाए। ठीक है,
लूजन हो जाए, मतलब उलट पुलट हो जाए सॉइल और वो थोड़ी सी ढीली हो जाए, ठीक है। दीज अलाउ दी रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू दी सॉइल। ये क्या करती है, ये रूट्स को ना हेल्प करती है कि जो प्लांट की रूट्स है ना, इसकी वजह से बहुत नीचे तक जाती हैं, ठीक है। अगर सॉइल लूजन होगी ना तो ये जो रूट्स हैं बहुत नीचे तक जाएंगी, और फिर क्या होगा, दिस loosened soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। तो अगर रूट्स कितना भी नीचे चली जाएंगी, कितना भी डीप चली जाएंगी ना, तो वो क्या करेंगी, वो रूट्स को हेल्प करेगी ब्रीथ करने में, ठीक है, उनको सांस लेने में हेल्प करेगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। अब कहता है कि जो लूजनिंग सॉइल है वो इतना, मतलब वो जो लूजनिंग सॉइल है वो क्यों सॉइल को मतलब जो क्यों रूट्स को मतलब अच्छे से ब्रीथ होते हैं, मतलब लूजनिंग सॉइल में क्यों रूट्स हैं जो वो अच्छे से सांस ले सकती हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजेंड सॉइल है वो क्या करती है, लूजेंड सॉइल करती है, हेल्प करती है किसको, ग्रो होने में अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को, ठीक है। लूजेंड सॉइल क्या करती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये ऑर्गेनिज्म ना फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये क्या करते हैं, ये भी सॉइल को उलट पुलट करते हैं और उसको लूज करते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उनको ह्यूमस देते हैं, उनको खाद देते हैं। ह्यूमस होता है डेड लीव्स वगैरह होते हैं ना, तो वो उनसे बनता है ह्यूमस, ठीक है। वो भी प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट, मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है। बट वाई डज द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। अब कहता है कि सॉइल को टर्न करने की, उलट करने की और लूजन करने की, उसको लूज करने की क्या ज़रूरत होती है। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। आपने पीछे पढ़ा था कि जो सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था ये सब कि इसमें सॉइल में होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब क्या कह रहा है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो भी उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, इजीली डिकम्पोज आते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्थ इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो अब क्या होता है कि जो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो सॉइल में वापस चला जाता है, ठीक है, बैक चला जाता है सॉइल में, ठीक है, रिलीज हो जाता है सॉइल में। तो कैसे, आप देखो कि जैसे ना ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, तो ये डेड हो गया, ठीक है। जब ये डेड हो जाएगा तो इसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब वो सॉइल में चले जाएंगे तो फिर जब कोई हम और प्लांट उगाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में फिर से चले जाएंगे, जो दूसरा प्लांट होगा उसमें चले जाएंगे। तो ये होता है, ठीक है, प्रोसेस। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्थ इन दी डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। फिर से सॉइल में चले जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, और वो वापस प्लांट्स ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है कि जो प्लांट ना, जैसे ये देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है तो इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर्स है ना, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये प्लांट की रूट्स ले लेती है। तो अब जो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ तक प्लांट की रूट्स नहीं पहुँच सकती। तो हम जब भी सॉइल को ना टर्न करेंगे तो ये नीचे वाली ऊपर वाली नीचे चल जाएगी, नीचे वाली ऊपर चल जाएगी, तो ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर चले जाएंगे। जब ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर चलेंगे तो प्लांट उनको ले लेगा, इसीलिए हम टर्निंग और लूजनिंग करते हैं सॉइल की, ठीक है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। सो टर्निंग और लूजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। अब सॉइल को ढीला करना और उसको टर्न करना, उसको उलट करना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, ठीक है, टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग और टिलिंग क्या होता है, जोतना, मतलब जैसे हम बैल वगैरह लगा के ट्रैक्टर की हेल्प से ना, मतलब फील्ड को जोतते हैं ना हम उसको, तो उसको बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये किसकी वजह से होता है, प्लग की वजह से। अब प्लग क्या होता है, प्लग होता है हल। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग किससे बनता है, वुड से और आयरन से बनता है।
इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, बहुत ज़्यादा सूखी है ना, तो उसे पहले हमें वाटर करना पड़ेगा प्लगिंग से पहले। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखो कि जो प्लग फील्ड होता है ना, उसमें मिट्टी के ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े ना पहाड़ टाइप के ऐसे होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रम्स, ठीक है। ये क्रम्स क्या होते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The level of soil is done with the help of a leveler. अब कहता है कि इन क्रम्स को ना फिर तोड़ा जाता है, ठीक है। इन क्रम्स को ना तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है उसके बाद कि जो ऐसे उबड़ खबड़ सी ना, आप देखना कि ये जो सॉइल होती है ना, ऐसी सॉइल होती है, ठीक है, उबड़ खबड़ होती है, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको लेवल करते हैं। किसके थ्रू? उसको लेवल करते हैं हम लेवलर के थ्रू, उसको लेवल करते हैं लेवलर के थ्रू। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। These help in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. कहता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मैन्योर है ना, ठीक है, जो खाद वगैरह होती है ना, वो हम सॉइल में डालते हैं। कब डालते हैं हम? उसको टिलिंग से पहले डालते हैं, ठीक है। उसको टिलिंग से पहले डालते हैं ताकि क्या होगा कि जब टिलिंग होगी ना, तो वो मैन्योर ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉइल में, अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, ठीक है। और सॉइल को हम क्या करते हैं, सोइंग से पहले ना, मतलब सीड्स लगाने से पहले, सोइंग होता है सीड को लगाना, सीड को लगाने से पहले हम उसको पानी देते हैं, ठीक है, उसको पानी देते हैं। अब आगे है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। अब कह रहा है कि जो सीड को सोइंग करने से पहले ना, ये ज़रूरी है कि जो सॉइल को ना हम अच्छे से उसको ब्रेक करके ना, ब्रेक कर लें ताकि उसमें ग्रेन है जो अच्छे तरह से चले जाएं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ये बहुत टूल्स की हेल्प से, मैंने बताया था ना, बहुत सारे टूल्स जो हो गए उनकी हेल्प से हम करते हैं इनको। टूल्स कौन कौन से थे? जैसे प्लग हो गया, प्लग बताया मैंने, हल होती है, हो क्या होती है, एक ना जिसको हम ना अपनी लैंग्वेज में उसको ना रंबी बोलते हैं, रंबी, भोली भी बोलते हैं, जिससे मतलब हम ना उसको खोदते हैं, मतलब जो होती है ना उसको ऐसे ऐसे करते हैं, वो होती है, उसको होते हैं रंबी बोलते हैं, वो होती है हो। और कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर होता है जिससे हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब ये भी एक तरह का टूल होता है। प्लग क्या होता है? ठीक है, अब प्लग के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। ये हम ना एंशिएंट टाइम में, पिछले टाइम में हम इनको यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे हम इनको? हम टिलिंग करने के लिए सॉइल की, ठीक है, सॉइल की टिलिंग करने के लिए, जोतने के लिए, टिलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइज़र टू दी क्रॉप, और उसमें फर्टिलाइज़र्स डालने के लिए, खाद वगैरह, रिमूविंग वीड्स। अब जो वीड्स बताए थे ना मैंने आपको, जो छोटे छोटे पेड़ लग जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो वीड्स लग जाते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा, इन सब के लिए वो यूज़ किया जाता था। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये किसके थ्रू होता है? ये डन होता है थ्रू बुल्स के, बैल वगैरह के, या फिर अदर एनिमल, या फिर कोई और एनिमल जैसे हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए, इनकी हेल्प से भी ये काम किया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग आयरन की तरह ऐसे होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैल होता है, यहाँ पे बैल होता है, और यहाँ पे इंसान होता है, ठीक है, जिसने पकड़ा होता है। तो ये एक ट्राइंगुलर शेप होती है, ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप का होता है स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। जो उसकी लॉन्ग ऐसे वुड होती है ना, ऐसे लॉन्ग सी, उसको हम कहते हैं, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लग शाफ्ट, ठीक है, प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक साइड पे उसके हैंडल होता है, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। और एक पार्ट ऐसे होता है, दूसरे पार्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो बुल की नेक में होते हैं। और वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। अब जो दो बैल और एक आदमी है वो ईजिली प्लग कर सकता है, ठीक है, वो ईजिली प्लग कर सकता है, हल चला सकता है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये हल का दिया हुआ है, ठीक है, ये हल है। अब क्या है कि जो ये है ना, ये वाली डंडी, ये होती है प्लग शिफ्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लग शिफ्ट। और जो ये आगे होती है ना, ये वाली, ये होती है ना जो आगे, मतलब ये हल है, ठीक है, ये हल है, तो हल की जो पीछे डंडी है वो प्लग शिफ्ट है। और आगे है ना जो इसकी, ये इसको कहते हैं प्लग शेयर, जो इसके ये लोहे का होता है ना, इसको हम कहते हैं प्लग शेयर, जिससे मतलब मिट्टी खोदवानी होती है, ठीक है, मिट्टी खोदनी होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद द इंडिजीनियस वुडन टग इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडे। अब ना पहले लकड़ी का होता होगा, अब ये ना उसको ना पहले वुडन का था, अब उसको ना आयरन में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, अब वो आयरन का होता है, ये वाला, ये जो ये वाला होता है ना, ये वाला। हो क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ऐसे रंबी टाइप का होता है ना, रंबी बोलते हैं जिसको, भोली। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। एक ऐसा सिंपल टूल होता है जिससे हम वीड्स को रिमूव करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उनको रिमूव करते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूजन करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, एक वुड या फिर आयरन का लॉन्ग रॉड होती है। A strong borrowed and bent plate of iron is fixed to one of its end। अब दूसरी तरफ ना ऐसे मुड़ा हुआ एक ना बेंट टाइप का ना होता है, ठीक है, आयरन का होता है, वो जो आयरन का होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हम खोदते हैं, ठीक है, वो होता है। सॉरी, वर्क लाइक अ ब्लेड, जो कि ब्लेड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये देख लो, ये क्या है, ये है हो, एक रंबी है जिसके ऊपर ग्रिप लगी होती है, और ये है इसका बेंट प्लेट जिससे हम खोदते हैं, ठीक है, और इसके पीछे ये डंडियाँ लगी होती हैं, देख लो इसको। अब आगे बात करते हैं हम कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर क्या होता है ये पढ़ना है। Nowadays, plugging is done by tractor during cultivator. The use of cultivator save labor and time। अब कल्टीवेटर होता है जो खेतों में काम, जिसके हेल्प से खेतों में काम किया जाता है। अब ये कल्टीवेटर क्या होता है, अब जो बोलता है कि जो अब प्लगिंग है ना वो किसके हेल्प से होती है, ट्रैक्टर की वजह से, ठीक है, ट्रैक्टर की वजह से होती है। अब ये क्योंकि इससे इससे क्या होता है, इससे ना लेबर्स भी बचती है, जो हमें काम के लिए मज़दूर वगैरह लगाने पड़ते हैं वो भी बचता है, और टाइम भी बचता है। ये देख लो ट्रैक्टर, ये इससे, ये देखो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इससे हम काम करते हैं, कल्टीवेटर इसको बोलते हैं। सोइंग क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि सोइंग क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है, ये क्योंकि अगर हम सीड्स ही नहीं लगाएंगे तो हम वैसे ही उसको प्लग वगैरह करके भी रख के भी क्या करेंगे, जब तक हम उसको सीड नहीं लगाएंगे। सीड लगाएंगे तो आगे काम होगा ना। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब सोइंग के टाइम पे ना हम अच्छे क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ख़राब क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी ना, क्रॉप तो बढ़ेगी नहीं, ना ही तो वो अच्छी होगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना, इसीलिए हमें गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए होते हैं। तो गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। वो क्लीन होते हैं और हेल्थी होते हैं, गुड वैरायटी के होते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरे हेल्थी होते हैं, गुड वैरायटी के। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच हैव अ हाई यील्ड। अब फार्मर कौन से सीड प्रेफर करते हैं, वो कौन से सीड्स के लिए लेने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं हाई यील्ड वाले, ठीक है, जिसमें हाई यील्ड हो। सेक्शन ऑफ सीड्स, section of seeds. One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seed float on water. अब कहती है ये कहती है, पहेली कहती है कि मैंने एक बार देखा मेरी मम्मी को ना सीड्स को ना भिगोते हुए देखा वाटर में, तो क्यों कुछ सीड्स थे वो क्या हो गए, कुछ टाइम के बाद जो कुछ सीड्स थे ना वो फ्लोट करने लगे, मतलब वो तैरने लगे, और कुछ जो थे ना, मतलब वो कुछ सीड्स थे जो वो वाटर में तैरने लगे, ठीक है। और वो कहती है कि ये सीड्स क्यों तैरते हैं, फिर वो सोचने लगती है।
एक्टिविटी आ गई, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना, उसको पानी से भर देना, आधा पानी मतलब हाफ उसको पानी से भर देना। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टिर वेल। उसको क्या करना है, उसमें वीट्स डालते हैं, उसको हिलाना है, ठीक है, स्टिर करना है उसको। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए वेट करना है। आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, आर देयर सीड्स which float on water, would those be lighter or heavier than those which sink? अब कहता है कि जो हवा में फ्लोट करते हैं वो तो लाइटर होंगे, और जो क्या है, जो हवा में फ्लोट करते हैं वो लाइटर हैं, और जो नहीं करते वो हैवियर हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइटर होते हैं? डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, दे देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। ये क्यों होते हैं? कुछ सीड्स लाइटर होते हैं, कुछ सीड हैवियर होते हैं। तो लाइटर क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये बहुत ही अच्छा मेथड है सेपरेट करना, क्या करना, अलग अलग करना, किसको? हेल्थी सीड्स को डैमेज सीड्स से, ठीक है, डैमेज सीड से हेल्थी सीड को अलग करने का बहुत अच्छा मेथड है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नाउ अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। कहता है कि सोइंग से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं सोइंग के लिए, ठीक है, सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ना है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। अब ना एक फनल शेप्ड का टूल होता है, ठीक है, कैसा? ये ऐसे सीड को सोइंग करने के लिए ना एक ऐसे फनल पीप टाइप का, ठीक है, ऐसे वाला एक क्या होता है, फनल टाइप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। अब ना उसमें पाइप्स लगी होती है ऐसे, और उसमें हमें क्या करते हैं, उसमें हम ना सीड्स डालते जाते हैं, ठीक है, सीड्स डालते जाते हैं। दीज एंड पीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और वो क्या करता है, ये जो पाइप होती है ना, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ऐसे, ये जो नीचे पाइप होती है ना, ये क्या करती है, ये पाइप एंड होती है सॉइल में, और यहाँ पे सीड्स को सोन करती रहती है, ठीक है। सीड ड्रिल क्या होती है? ये वाला, ये जो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये वाला, ये क्या होता है, ये ड्रिल होती है, ठीक है, ये एक मशीन, ये ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं इसको सीड को सोइंग के लिए, ठीक है, सीड ड्रिल। नाउ अ डे द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर की हेल्प से ना ये सीड को सोइंग किया जाता है सीड ड्रिल से। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, सीड ड्रिल क्या करता है, प्रॉपर डिस्टेंस में, जैसे एक क्रॉप यहाँ लगी, एक क्रॉप यहाँ लगी, दूसरी यहाँ लगी, तीसरी यहाँ लगी, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस में लगाता है। और उनकी जो डेप्थ होती है ना, उनकी जो गहराई होती है ना, वो भी सेम होती है, सेम गहराई में वो लगते हैं। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये क्या करता है, ये अच्छे से सॉइल के बीच में ना, मतलब सीड्स के ऊपर ना सॉइल से कवर कर देता है, ठीक है, अच्छे से सॉइल से कवर भी कर देता है। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। इससे क्या होगा कि अगर वो सॉइल से कवर कर देगा तो बर्ड्स को वो दिखेंगे नहीं, और वो बर्ड से डैमेज होने से बच जाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। ये भी जो मतलब सीड ड्रिल से जब हम सोइंग करेंगे ना, ये क्या करेगी, ये हमारा टाइम भी बचाएगी, हमारा वक्त भी बचाएगी, और लेबर भी बचाएगी। जो हमें काम करने के लिए मजदूर वगैरह लगाने पड़ेंगे ना, तो हम उसको भी बचाएगी। देयर इज़ अ nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bag. Why are they kept like this? अब कहता है कि मेरे स्कूल के पास ना एक नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, और मैंने वहाँ पे देखा कि जो प्लांट्स है ना, उनको ना कहाँ पे रखा गया, उनको एक स्मॉल बैग के बीच में रखा हुआ, बैग्स के बीच में रखा। तो अब वो जानना चाहता है कि बैग्स के बीच में क्यों रखा जाता है। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into plantlet, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. कहता है कि जैसे राइस हो गया ना, ठीक है, जैसे
कैसे, जैसे प्लांट्स हो गए, पैडी के प्लांट्स हो गए ना, उनको पहले नर्सरी में ग्रो करवाया जाता है, ग्रो इन नर्सरी, उनको पहले नर्सरी में ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्लांट्स फिर उनको ना, उनको जब वो थोड़े से बड़े होते हैं ना, उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिर उनको फील्ड में लगाया जाता है। और कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स भी ऐसे ही होते हैं जिनको हमने पहले नर्सरी में ग्रो करवाया जाता है। An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. अब कहता है कि एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है सीड्स के बीच। अगर एक सीड यहाँ लगेगा, दूसरा सीड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे ऐसे लगेंगे ना, तो एक डिस्टेंस होगा ना इनके बीच में, ये वाला डिस्टेंस है ना इनके बीच में, तो ये वाला डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस में नहीं होंगे, तो अगर हम इसको डिस्टेंस में लगाएंगे तो ओवर क्राउडिंग से बच जाएंगे। ओवर क्राउडिंग क्या होती है, जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे हम प्लांट्स लगा लेते हैं, तो फिर वो फूड के लिए लड़ते हैं, एक को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता, तो फिर आपस में वो न्यूट्रिएंट्स के लिए उनमें फ़ाइट होती रहती है, ठीक है। फिर वो एक दूसरे का न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं वो तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते, और वो वहीं पर मर जाते हैं। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इससे क्या होगा कि जो मतलब अगर हम उनको अलग अलग करके रखेंगे, ठीक है, अगर हम प्लांट्स को ना अलग अलग करके डिस्टेंस में लगाएंगे तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, फूड मिलेगा उनको, ठीक है, और वाटर, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट मिलेगी, ठीक है। समटाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम हो की हेल्प से क्या करते हैं, जब ना एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे होते हैं तो हम उनको खुद ही रिमूव कर देते हैं, ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए हम उनको रिमूव कर देते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अब है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र को, खाद वगैरह को हम कैसे फील्ड में ऐड करते हैं, हम उनको ऐड करते हैं। द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए जो सबस्टेंस हम लगाते हैं ना, जो हम खेत में डालते हैं ना खाद वगैरह, वो होती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। खाद हो गया, और उसके बाद जो हम दवाइयाँ वगैरह स्प्रेड वगैरह करते हैं ना खेत में, वो सब कुछ हो गया। आई सॉ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फॉर्म in the neighborhood farm. Plants were weak. Why do some plants grow better than other? कहता है कि मैं वहाँ पे एक फॉर्म था, मैंने वहाँ पे देखा क्रॉप्स ग्रो कर रही थी, हेल्थी क्रॉप्स ग्रो कर रही थी, तो उनमें कुछ क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर रही थी और कुछ क्रॉप्स थी वो बेटर ग्रो नहीं कर रही थी। आधी थी जो वो क्या थी, वो थी वीक। तो वो बोल रहा कि ऐसा क्यों है कि आधी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर जाती हैं और आधी वीक हो जाती हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल क्या करती है, वो मिनरल्स देती है क्रॉप्स को, ठीक है। सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो क्रॉप्स को देती है थ्रू रूट्स से। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सर्टन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में क्या होते हैं, फार्मर क्या करते हैं, एक क्रॉप लगाते हैं, उनकी कटिंग करके, उनकी हार्वेस्टिंग करके, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तो वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिशन। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो उनकी न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो पढ़ना है। कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली सॉइल ग्रो करती रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर पहले वहाँ पे हम वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाएंगे तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, दूसरी बार फिर लगाएंगे, जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है वो भी ले लेंगे, तो वैसे क्या होगा कि जो सॉइल होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की वजह से सॉइल पुअर हो जाएगी, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पुअर हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। फिर फार्मर उसको में मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें खाद ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसुफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अब जो मैन्योर होता है, जो अच्छे से जो प्रॉपर नहीं होता, मतलब जो कम होता है, मतलब जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते, अगर हम वो डालेंगे तो प्लांट्स वीक ही रहेंगे, ठीक है, प्लांट वीक ही ग्रो करेंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animals waste. अब ना जो
प्लांट्स का वेस्ट होता है और जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे कोडंग वगैरह, गोबर वगैरह, ये सब कुछ होता है ना, ये मैन्योर होता है। तो इसको ना, ये कहाँ से हमें मिलता है? ये हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स डंप करते हैं, उनको मिट्टी में ना एक खड्डा निकाल के ना उनको ना मिट्टी में डाल देते हैं और फिर उसको डिकम्पोज होने के लिए, उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, वहाँ पे। द डिकम्पोजिशन इज़ कास्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको किसकी वजह से वो डिकम्पोज होते हैं, किसकी वजह से वो ख़त्म होते हैं वहाँ पे, वो मतलब बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, उनके लीव्स वगैरह जो उनकी बॉडीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो सॉइल में, वो उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और वो जो मैटर है ना उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, खाद के लिए यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। और आपने वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारी पार्ट 2 वीडियो में। ओके, थैंक यू।